अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर हलचल जारी थी, तो आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस मामले पर अज खुद नोटिस लिया है। इसके साथ साथ दो मज़ीद बड़ी खबरें ये हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो कमीशन तश्कील दिया गया था जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जेलानी पर मुश्तमिल, उन्होंने माजरत कर ली। उसकी क्या वजूहात हैं, ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को बड़ी खुशखबरी ये आ गई है कि तोशा खाना केस का जो मामला था, जो फैसला था एहतसाब अदालत का, वो मुअत्तल कर दिया गया है और ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो अज खुद नोटिस लिया है इस मामले पर, जजेस के इल्ज़ामात पर जो एजेंसियों पर लगाए गए हैं। मरियम नवाज़ जियो से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर सहाफ़ी हैं। और मरियम से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायसा ने जो आज खुद नोटिस लिया है, इस बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल हैं, इस ये मामला कहाँ तक जाएगा। मरियम बताइएगा ज़रा। सबसे पहले तो ये कि मैं बिल्कुल भी सीनियर नहीं हूँ और मैं बहुत अदना बहुत आम सी सहाफ़ी हूँ। खैर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर आठवें रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त लिखने के बाद ये खुद नोटिस ले लिया है। और कुछ लगा ये पहले कि शायद खुद नोटिस इस वजह से लिया गया है क्योंकि कल मुल्क भर के तकरीबन 350 से ज़ायद वकला ने इस मामले के ऊपर ख़त लिखा, खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया, इसको जुडिशल साइट पर देखने का मुतालबा किया। लेकिन वजह असल में कुछ और निकली आज। और वजह ये निकली कि जो वन मैन कमीशन बनाया गया था हुकूमत की जानिब से और जिसमें गालिबन जो नाम था वन मैन कमीशन के सरबराह का वो सुप्रीम कोर्ट से ही गया था। तो उस वन मैन कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जो कमीशन की सरबराही है उससे माजरत कर ली, ये कहते हुए कि ये इदारा जाती मुशावरत का मामला है और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही इन 6 जजेस के ख़त के ऊपर जो डिलिब्रेशन है या इंक्वायरी या जो भी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। अब जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का वज़ीर आज़म के नाम लिखा गया ख़त है वो भी बड़ा अहम और दिलचस्प है। उसमें वो कहते हैं कि वो शुक्रगुज़ार है पहले तो काबीना के, वज़ीर आज़म के, और साथ ही वो शुक्रगुज़ार हैं चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ और जस्टिस मंसूर अली शाह के भी कि उन्होंने कॉन्फिडेंस उन पे यानी उन पर एतमाद का इज़हार किया और उनको ये कमीशन की सरबराही सौंपी। लेकिन वो ये समझते हैं कि जो ये मामला है, यानी जब वो कहते हैं कि जब उन्होंने 6 जजेस का ख़त पढ़ा तो उस ख़त के अंदर ये लिखा था कि वो 6 जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये राय मांग रहे थे कि अगर उनको एग्जेक्टिव के इदारों की जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसी सूरत में वो क्या एक्शन लें, उनको कोर्स ऑफ एक्शन बताया जाए। तो वो कहते हैं कि ये एक मुशावरती मामला है, इदारा जाती मुशावरत उनको लगी कि इसमें इन्वॉल्व है और इसलिए वो नहीं समझते कि इस इंक्वायरी कमीशन को इस मामले को देखना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही इस मामले को देखना चाहिए। और इसलिए वो ये समझते हैं कि वो ये इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते और फिर उन्होंने कमीशन की सरबराही करने से माजरत कर ली। अब यहाँ जब ज़ाहिर है ख़त लिखा जा चुका और ख़त इल्म में भी है, आज का ही वो ख़त भी है, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ की जानिब से ही ये तजवीज़ सामने आई कि इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया जाना चाहिए। पिछले 1 हफ़्ते से जब से ये ख़त आया आपने देखा होगा कि मुसलसल यही बहस चल रही है और यही कहा जा रहा है कि क्योंकि ये जुडिशल साइट पर लिखा गया ख़त है और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का असूल सामने है, यानी अदलिया के सॉरी हमारे आइन के तहत 3 सतून हैं। तो उनमें से अदलिया एक टोटली अलग सतून है, उसको अपने मामलात को खुद देखना चाहिए, वो भी तब जब आपके सामने एग्जेक्टिव की ही शिकायत आपके ही कुछ अरकान कर रहे हैं और वो 1-2 नहीं है, वो 6 के 6 जजेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑलमोस्ट वो 80-90% बनते हैं, तो आप उनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते थे। और इस मामले पर फिर फुल कोर्ट इजलास हुए, फिर फुल कोर्ट इजलास के बीच में वज़ीर आज़म से एक ऐसी मुलाकात हुई जिसकी मुझे अभी भी समझ नहीं आई ज़रूरत क्या थी, और अब बस खुद नोटिस लिए जाने के बाद तो वो मुलाकात टोटली इर्रेलेवेंट हो गई है। और उस मुलाकात के अंदर चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़, जस्टिस मंसूर अली शाह ने आमादगी का इज़हार किया कि इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। फिर इंक्वायरी कमीशन भी हफ्ते को बन गया। इंक्वायरी कमीशन बनने के दूसरे रोज़ ही जो बैकलैश या रद्द अमल था वो इतना सख्त था कि आपने देखा कि कल जो वकला ने ख़त लिखा उस ख़त के अंदर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के अपने बेटे साकिब जिलानी ने भी यही कहा कि खुद नोटिस लिया जाना चाहिए और इंक्वायरी कमीशन नहीं बनना चाहिए। एग्जेक्टिव की ही शिकायत पे एग्जेक्टिव को कैसे आप ये पूरा मामला पकड़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो बैकलैश या रद्द
रद्द-ए-अमल था लॉयर्स की जानिब से और ओवरऑल भी, वो इतना सख्त था कि अल्टीमेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही आना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बज़रिया दरख्वास्त हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपने देखा होगा गुज़िश्ता रात ये भी खबर उड़ी एक कि शायद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खुद उठ के सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर देंगे, जो कि एक नामुमकिन सी बात इसलिए लग रही थी क्योंकि जब वो जजेस एक दफ़ा अपने इदारे से एक मशवरा या एक हिदायत मांग रहे हैं, तो वो क्यों दोबारा एक आईनी दरख्वास्त लेकर आएँगे? लेकिन वुकला और सिविल सोसाइटी ज़रूर आ रही थी इस मामले पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया, आज खुद नोटिस लिए जाने वाला जो बेंच है, वो काफ़ी दिलचस्प है और मज़े की बात ये है कि उस बेंच को देखते हुए ये गेस करना भी मुश्किल नहीं है कि जो फ़ैसला होगा, वो उसी तरह का होगा जिस तरह से पिछले पूरे हफ़्ते से सुप्रीम कोर्ट से डिसीजंस ली जाती रही हैं कि बेंच के अंदर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, 2 लोग तो वो हो गए जो ऑलरेडी इंक्वायरी कमीशन के हक़ में थे। फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने तो एक दफ़ा में ये भी कह दिया कि जजेस हीरो नहीं हैं। फिर उन जजेस को हीरो कहने वाले जज भी बेंच के अंदर शामिल हैं और उनके साथ ही जस्टिस याया अफरीदी भी हैं। उन दोनों की डिसीजन हमें पता है कि वो यूजुअली मेजॉरिटी के साथ चला ही नहीं करते और अभी माज़ी करीब में जब से चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ओहदा सँभाला है, तो इन दोनों जजेस की जानिब से अगर आप डाइसेंट खैर जस्टिस याया अफरीदी तो खुल के डाइसेंट करते रहे, लेकिन जस्टिस अतर मनिल्ला ने अगर कहीं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का साथ भी दिया है, तो फिर अपने इज़ाफ़ी नोट में अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को भी एड्रेस किया है। उसके अलावा जो बाकी दोनों अरकान हैं बेंच के जिनमें बल्कि तीनों अरकान, जस्टिस जमाल मंदोखेल की राय फुल कोर्ट इजलास में कुछ 50-50 थी। वो ये समझ ज़रूर रहे थे कि जो ये मामला है इसको जुडिशल साइड पे टेकअप करना चाहिए, ना कि इसको एग्ज़ेक्टिव के हाथ में दिया जाए क्योंकि देखिए अल्टीमेटली वो दरख्वास्त थी ही बिल्कुल। एग्ज़ेक्टिव के ख़िलाफ़। तो अब इस मामले तक तो वो थे, लेकिन इस जजेस के कंडक्ट पर वो चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीसा के साथ थे, यानी ये हीरोज़-शीरोज़ कोई नहीं है, बस ठीक है। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान वो 2 जजेस हैं जिन्होंने जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का तो चलें अभी महीना आई थिंक मुकम्मल नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट महीना में। भी नहीं हुआ। लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने हर मामले में अभी तक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की ही हिमायत की है, चाहे वो बल्ले का इंतखाबी निशान हो, चाहे वो मीडिया के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हों। सिवाय मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर किसी और चीज़ के अंदर जस्टिस मुसर्रत हिलाली का कोई डाइसेंट अभी तक नहीं नज़र आया। तो मोर और लेस ये एक्सपेक्ट करना मुश्किल नहीं है कि इन द एंड ऑफ द डे ये डिसीजन 5-2 की भी हो सकती है और ये खैर ये मेरे मुँह में एक तरह से ख़ाक ऐसे नहीं हो। मैं ये समझती हूँ कि अगर अदलिया की वाक़ई ही आज़ादी का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब ये भी देखना ज़रूरी होगा कि यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेती है। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो नहीं बन सकती, जहाँ पर वो जजेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी या फिर वो जो एग्ज़ेक्टिव है उसको नोटिस करके डायरेक्टली ये सवाल पूछ लेगी कि हाँ, हमारे जजेस ये कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? ये तमाम तर चीज़ें अभी मुबैना तौर पर सामने रखी गई हैं, इल्ज़ामात हैं, इनको साबित कैसे करना है, इनमें सही गलत का अंदाज़ा कैसे लगाना है, फिर वाक़ई ये तयन कौन करेगा कि आईएसआई या दीगर खुफिया एजेंसियाँ ही इस मामले में मुलविस थी तो क्यों थी, ये एक नेक्स्ट स्टेज है। पहले तो इन इल्ज़ामात या ये जो भी चेन ऑफ इवेंट्स बयान किए गए थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट को ये तयन करना होगा कि वो दुरुस्त थे या नहीं थे। तो ज़ाहिर है कि बिलाशुबा ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक पहली नौइयत का पहला ख़त था, जो एक पूरी हाई कोर्ट ने एक तरह से लिख दिया अपने ही चीफ जस्टिस और एग्ज़ेक्टिव अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और फिर उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ये तयन करेगी तारीख़ में पहली मर्तबा कि अगर कभी इस तरह का मामला सामने आ जाए, तो फिर इंक्वायरी का फ़ोरम जुडिशरी के अंदर कौन-सा इदारा है। और मैं यहाँ ये भी समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन तमाम मामलात के ऊपर रास्ते भी निकाले हैं, जहाँ पे आइन या कानून खामोश था। आफ़िया शरबानो केस देख लें, सुप्रीम हुँ। जुडिशल काउंसिल रूल्स में नहीं था किसी रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ कार्रवाई करना, तो बेंच भी बना, दरख्वास्त भी आई, तयन भी हो गया कि मुस्ताफ़ी जज या एक दफ़ा इंक्वायरी इनिशिएट हो जाए तो मामला टेकअप हो सकता है। फिर 62(1)(f) में सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि हमारा फ़ैसला दुरुस्त नहीं था समीउल्लाह बलोच में, तो उन्होंने एक रैंडम केस के अंदर जो कि हाई कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई अपील थी, इस मामले को टेकअप किया और 62(1)(f) से मुतालिक अपने फ़ैसले में पार्लियामेंट की गई कानून साज़ी पर रिलाय किया। यहाँ पर एक चीज़ देखना ये भी ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की भी तौसीक की, जो कि एक पार्लियामेंट की सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन थी। तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट को रास्ते निकालने थे अदलिया की आज़ादी और शफ़ाफ़ियत के लिए, वो निकाले गए हैं। तो फिर देखना ये है कि अब इस मामले के ऊपर रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि
ये सोच के समझ नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट क्या किस तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, जुडिशल साइड पे हम सब बहुत रोला डाल रहे थे कि टेकअप होना चाहिए, टेकअप हो गया, अब उसके बाद किस तरीके से इसने चलना है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा मरियम, एक तासुर सहाफ़ियों में है, वकला में है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जो आज खुद नोटिस लिया है, यहाँ पर हम ख़याल जजेस का माजी में भी हमने हवाले देखे हैं, लड़ाइयाँ भी हमने देखी हैं जजेस के दरमियान, ग्रुपिंग का भी हमने देखा है। अब ये भी एक तासुर दिया जा रहा है, ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के दरमियान ये डिस्कस हो रहा है, वकला के दरमियान डिस्कस हो रहा है कि जो मज़ीद जो 6-7 जजेस से 14 जजेस में से वो कुछ जजेस लाहौर रजिस्ट्री में हैं, कुछ कराची रजिस्ट्री में हैं। तो यहाँ पर एक तो बलूचिस्तान के तीनों जजेस यहाँ मौजूद हैं, हम ख़याल ही तस्वुर किए जाते हैं। तो ये क्या फिर कोई प्लांटेड उसको नोटिस तो नहीं है? देखिए, असकुत नोटिस तो मजबूरी में लेना पड़ गया, साफ बात है, वो कोई लेने का इरादा इनका नहीं था। लेकिन ये कहना कि ये उन सारे जजेस का यहाँ पर होना कोई प्लांटेड है, ये दुरुस्त नहीं है। अ, ईद आने वाली है, जजेस अपनी अपनी रजिस्ट्रीज में ज़रूर चले जाते हैं, लेकिन जब इतने बड़े मामले के ऊपर आप बेंच बनाने जा रहे थे तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि जो जजेस कराची में हैं उनको रिक्वेस्ट करके बुला लिया जाता। आपने कंसल्टेशन भी तो की होगी जस्टिस मुनीब बिल्कुल। अख्तर से, अगर वो कराची में हैं। ज़ाहिर है, सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी ने ये सूमोटो लिया है, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ीसा ने तो ये सूमोटो नहीं लिया। बिल्कुल, प्रैक्टिस एंड इनिशिएट प्रोसीजर की बात है। एग्ज़ैक्टली। तो फिर जब आपने उनसे वहाँ मशवरा कर लिया तो उनको बेंच में शामिल करने में भी कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए था। तो दस्तयाब जजेस के ऊपर बेंचेस बनाने का जो तावील थी ना, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी दिया करते थे, तो तब सब लोग क्रिटिसाइज़ करते थे। अब जब वो दोबारा हो रहा है, वो भी इतने अहम मामले के ऊपर जो माज़ी में कभी नहीं हुआ, आपकी अपनी अदलिया की आज़ादी एक तरह से स्टेक पर लगी हुई है, आपने यहाँ पर तयन करना है कि वाक़ई ये होता है या नहीं होता। ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है, आपको और मुझे भी मालूम है कि हमारी स्टेट एजेंसीज़ क्या कुछ करती हैं। तो उसके ऊपर अगर आपने एक दफ़ा बैठ के बेड़ा उठा लिया था खुद नोटिस लेने का, तो आपको फिर सीनियर तमाम जजेस को बुला लेना चाहिए था। आपको इतने जूनियर जजेस को बेंच में शामिल क्यों कराना पड़ा? ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो, ताकि आपको मेजॉरिटी अटेन करने में आसानी हो। तो हाँ, बेंच बनाने में हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक तरह से बेंच फिक्सिंग चल रही है एक अरसे से। जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस आयशा मलिक का पिछले 5 माह से किसी बेंच में शामिल ना होना कोई इत्तेफ़ाक तो नहीं है। और चलो यकीनन मरियम, ये तो अब माजी में भी हमने देखा है कि आज भी देख रहे हैं, क्योंकि तारीख किसी को भी माफ़ नहीं करती है। ये तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस है, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी का माज़रत करना कमीशन से, और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी खुशखबरी है, तोशा खाना केस का जो फैसला था ट्रायल कोर्ट का, साहब अदालत का, वो मुअत्तल हो गया है। जो 14-14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी इमरान खान, उसके अलावा उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से, क्या समझती हैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर, जिस तरह वो ट्रायल चला था, क्या समझती हैं कि वाक़ई ये कानून और इंसाफ की फ़तह है? देखिए, मुझे कोई कानून और इंसाफ की फ़तह नज़र नहीं आ रही। तोशा खाना केस के अंदर जो ट्रायल हुआ था जिस तरीके से, तेज़ तरीन किस्म का, और फिर सज़ा सुनाई गई थी, तकरीबन ये वही केस है जी, जिसके जी। अंदर रात को 11 या आई थिंक एक यस। डेढ़ बजे तक विटनेसेस रिकॉर्ड करके, और जो 30 जनवरी को इसका फैसला सुनाया गया था, 30-31 2 शायद। दिन मुसलसल फैसला सुनाया गया था, और इलेक्शन से बिल्कुल 1 हफ़्ता पहले। जब सारे मकासद पूरे हो गए तो अब इंतखाबात गुजर जाने के बाद, अपनी मर्ज़ी के सारे नताइज लेने के बाद फैसले मुअत्तल करें या अ, पूरे की पूरी जो सज़ाएँ हैं वो ख़त्म कर दें। अब तो जो होना था वो हो चुका। अभी भी ये सिर्फ़ सज़ा मुअत्तल हुई है, अभी सज़ा पे मेरिट्स पर दलाइल सुने जाएँगे ईद के बाद, फिर तयन किया जाएगा दुरुस्त थी या नहीं थी। और मोस्ट प्रोबेबली ये चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां औरंगज़ेब। गुल हसन औरंगज़ेब ने किया जी। है। तो अजीब फेस सेविंग किस्म की जो है वो ये आज का डिसीजन लग रहा है। लेकिन अब देखना है ईद के बाद जब इस केस की समाअत होगी। जब इसका ट्रायल ही हो रहा था तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जिस तरीके से ट्रायल कर रहे हैं इसका कुछ निकलेगा नहीं बाद में। ज़ाहिर है वो ट्रायल का तरीक़ेकार ही उनको सज़ा में रिलीफ़ देने की वजह बन सकता था, वही बन भी रहा है। नहीं, वैसे मरियम, क्या कोई डील भी हो गई होगी क्या, जिसकी वजह से अब रिलीफ़ मिलना शुरू हो गया? मुझे क्या पता डील हो गई, पॉसिबिलिटी है। मुझे नहीं पता कुछ भी। डील्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक एक बड़े अपराइट किस्म के चीफ जस्टिस है। आप बहुत अच्छे कैसे ये जज कह हैं। रहे हैं, आप कैसे ये कह रहे हैं कि वो किसी डील में आ जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं नहीं, है। इमरान खान ने कोई डील की होगी। हाँ, हो सकता है इमरान खान एक करप्ट आदमी है, वो डील कर सकता है। हो सकता है एजेंसियों के साथ मामला तय हो गए होंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं, वो काज़ी जेल साहब के में साथ गए भी थे। आप मामला तय क्यों नहीं करवा रही? किसके? इमरान खान साहब। देखिए वो हो जाएंगे जब पीटीआई को वक्त। ज़रा काज़ी साहब से ज़्यादा शिकवे गिले हैं ना? अभी रिजर्व सीट्स वाला मामला आया है, उसमें भी सेनेट इलेक्शन जब गुजर जाएंगे मामलात और सारे मकासद अटेन हो जाएंगे तो फिर उनको रिलीफ दे देंगे। इसमें मसले वाली कौन सी बात है। चलिए मरियम, थैंक यू। यकीनन ये तो जब वक्त आएगा तो पता चलेगा कि
कौन सा शख्स होगा, डील करेगा या ढील देगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तीन बड़ी खबरें थी आज। पहला तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो इंटेलिजेंस एजेंसियां यानी आईएसआई के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात पर 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया, अज़ खुद नोटिस लिया है। और उसके साथ साथ दूसरा जो वफाकी हुकूमत की जानिब से कमीशन तश्कील दिया गया था, जस्टिस रिटायर तसद्दुक़ जिलानी पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन था, उन्होंने माज़रत कर ली। और उसके बाद वज़ीर आज़म काबीना, चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर शाह का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल होने का फ़ैसला। यकीनन आज 3 बड़ी खबरें हैं, तीनों में मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को थोड़ी-सी आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ी-सी सांस मिलनी शुरू हो गई है। तो देखते हैं आने वाला वक्त क्या करता है और क्या वक्त दिखाएगा, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या फ़ैसले बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के जो इल्ज़ामात हैं, जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के इसके फ़ैसले की तरह, उस पर भी सिर्फ़ बस पेंशन और मराआत के हद तक रहते हैं या फिर कोई तहकीकात होती है और असल गुनाहगारों को कटघरे में लाया जाता है या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट से इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।